गुड इवनिंग ऑल, नमस्ते। आई एम थैंकफुल टू ऑल। आप बहुत समय से अटेंड कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स, और अमित इसरानी सर का खास करके थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो सोसाइटी की जो बायलॉज है या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो पूरा बोलते हैं ना, एक ऐसे बोलते हैं घना अंधेरा छाया हुआ था जिसमें हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने बहुत ही इस पर एनलाइटन करा है। और इसका फायदा ये हुआ है कि कई कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये कॉन्टेक्ट आ रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमको बहुत नॉलेज मिल रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो जैसे एक बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो एक घर जैसा होता है, एक आई विल से जो पूरा एक संकुल होता है उसको घर बोलेंगे। तो वो फैमिली की तरह रहते हैं, तो इस फैमिली में डिस्प्यूट नहीं हो, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि दिस विल शैल कंटिन्यू। तो आज का जो सब्जेक्ट है इट इज अबाउट ऑडिट अकाउंट्स एंड एजीएम। जो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो भी सेक्रेटरी चेयरमैन होते हैं, कमेटी मेंबर्स होते हैं, कमेटी होती है, वो जो भी फंड्स उनको एंट्रस्ट करते हैं उसके वो मैं कहूंगी एक तरह से ट्रस्टी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट गिविंग एन एक्सेस टू इट, वो आपको अकाउंट्स का एक्सेस नहीं देते हैं या कई बार बुक्स इंस्पेक्ट करने नहीं देते हैं। तो ऐसे समय में ऑडिट गलत हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो जाता है, एम्बेजलमेंट होता है। तो ऐसे समय में आपको क्या राइट्स है, आपका लीगल राइट क्या है? अगर वो आपको बुक्स इंस्पेक्ट करने नहीं देते हैं तो क्या कोई पेनाल्टी भी है? तो आई विल रिक्वेस्ट नाउ अमित इसरानी सर टू टेक अप फ्रॉम हियर एंड एनलाइटन ऑल ऑफ अस। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Am I audible? यस सर। Okay. Good evening, friends. Today we are going through year end. December is coming. March is around the corner. We are already late. वॉइस हाई चाहिए, वॉइस हाई। We are today going very close to December. Is it better? बेटर बेटर। Okay. We are going closer to December and to March, and all the accounts and the reports of society which ought to have been given by September has been delayed due to the pandemic. New dates have been fixed. Now today I'm not going into dates because the registrars are issuing orders for the dates, and as the extensions are coming, it is always announced. I will take you through the basic picture connecting the accounts with the audit and the general body and the reporting thereafter. सर So I will एक्सक्यूज be. मी सर, आप निकाल दीजिए ईयरफोन, डिस्टरबेंस आ रहा है। ऐसे ही बेटर बेटर था। Is it better now? हाँ, दिस इज बेटर। और वहाँ उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है वो। Okay, sir. All right. बस थोड़ा Now, वॉइस थोड़ा हाई कर लीजिए सर। लैपटॉप का वॉइस हाई है कि चेक कर लीजिए सर। okay. ओके सर। Is it better now? यस बेटर बेटर। Okay, thank you. Thanks, madam. So I will be taking you through the entire process of accounting, auditing, reporting, and general body. Now, so far as the accounts are concerned, the accounts are to be prepared by the committee. And once the accounts are prepared by the committee, they have to be open for inspection of the members. Many a times we find that we get the audited accounts together with the notice of the general body. And that time we are asked, can we write back and tell us if you have any objections, any stories? Now that process is not as per the law. The law permits members to see the accounts prior to audit. So the auditor gets the accounts after it is inspected by the members, and members can then give their comments. And they are supposed to give inspection within 15 days of the preparation of the accounts and then send it to the auditors. So members can go to the society office, look at the account, give their comments, and this is covered under Rule 61. So Rule 61 of the Cooperative Society Rules gives this permission. तो आप जाके सोसाइटी में अकाउंट्स पहले ही देख लेंगे, आपको जो ऑब्जेक्शन है, कमेंट्स हैं, कुछ भी है, मेरा फिगर करेक्ट नहीं है, मेरा ये करेक्ट नहीं है, ये क्या है, वो क्या है, वो आप पहले पूछ लीजिए, एंड देन द कमेटी विल मेक द करेक्शन, जो भी करेक्शन करना है। जैसे ऑडिट चलता रहेगा पैरेलल में, तो करेक्शंस भी होते रहेंगे, और उसके बाद जब ये ऑडिट का रिपोर्ट आएगा तो उसमें जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो सब आ जाते हैं। और अगर कोई ऐसा इशू है जो कमेटी रिजॉल्व नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहती है, then they will send the accounts together with all the unresolved issues to the auditor, and auditor will then
treat them as per law, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे चल के बात करूंगा। तो एक बार अकाउंट्स आ जाता है तो जो हमारा बैलेंस शीट है, the balance sheet has to be prepared by the committee in a particular format. So the rule of the cooperative society specifies the format in which the account statements have to be prepared. ये अपने तरीके से नहीं बनेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है और वो फॉर्मेट में ही बनेगा। एंड देन मेंबर्स इंस्पेक्ट करेंगे, ऑडिटर के पास जाएगा, ऑडिटर अपना रिमार्क्स देगा, और जो पोजीशन नहीं हुआ है, क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, he can then put it in his report. Now that is so far as the account writing is concerned and the inspection by members is concerned. Now we come down to what happens when the accounts go to the auditors. Once it goes to the auditors, the auditor क्या पूछेगा भाई कि लास्ट ईयर का जो ऑडिट रिपोर्ट था उसमें जो टर्म्स और कंडीशंस थे, उसमें जो इरेगुलरिटीज थी, वो आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, उसको हम बोलते हैं ओ रिपोर्ट, और वी कॉल इट ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। तो प्रीवियस ईयर का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट वो मंगाएगा और देखेगा कि जो लास्ट ईयर के ऑडिटर ने रिमार्क्स दिया था वो क्लियर किया कि नहीं किया, और अगर नहीं क्लियर किया तो फिर वो इंक्वायरी करेगा कमेटी से कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया। तो कमेटी उसका जवाब देगी और रिकॉर्ड होगा, और फिर करंट ईयर के रिपोर्ट में आएगा कि आउटस्टैंडिंग कैरिड फॉरवर्ड, प्रॉब्लम्स नॉट येट सॉर्टेड आउट, और वो जनरल बॉडी में रखेंगे और जनरल बॉडी उसको रिजॉल्व करेगा। अभी इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट में मैच नहीं करता है तो हम फिर ऑडिटर को लिखते हैं आपने ऑडिट कैसे किया, और ये इश्यू उठता है। वो ऑडिटर का काम नहीं है कैसे किया, उसको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके बेसिस पे ही वो ऑडिट कर सकता है, और मेंबर्स को राइट है कमेटी को लिखने का, और एक विंडो दिया गया है अंडर विच कमिटी is informed कि भाई these are things which are not matching, and auditor will correct it, otherwise pass it to the auditor or pass it to general body in the O report for the general body to take a decision, because eventually general body is supreme और उनको ही solve करना है अपना problem। तो ऑडिटर का काम नहीं है सबका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसका काम है इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, रिपोर्ट करना, और अगर कोई सीरियस है तो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना, और सीरियस है तो पुलिस में रिपोर्ट करना, एफआईआर फायर करना, वो सब चीजें उनका रिक्वायरमेंट है। तो जब भी ये सब आता है तो इसमें दो चार इश्यूज जो निकलते हैं, एक होता है मेंटेनेंस का, और दूसरा होता है कि भाई हमारा फिगर जो आपने हमारे अकाउंट में डाला है वो गलत है, माई फिगर इज नॉट करेक्ट, यू आर नॉट शोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपने पेनल्टी डाल दिया है 20,000 का, 25,000 का, और उसका भी रूल्स है कि पेनल्टी जो है वो 5,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, should not exceed 5,000 in a financial year, all penalties put together. And second important thing is कि penalties are for breach of bylaw. Penalties are not at the whims and fancies of somebody. कि हम कभी कभी देखते हैं कि हमको आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो आपको पेनल्टी डाल दो, आपने थूका फेंका तो आप पेनल्टी डाल दो, आपका पेट लिफ्ट में चला तो पेनल्टी डाल दो। अगर ये सब चीजें बायलॉ में नहीं है and it is not a breach of bylaw, then such penalties cannot be given. तो penalties का भी restriction है, under what conditions it can be given, और वो सब भी आप देख सकते हैं। और लगता है कि अगर आपके अकाउंट में रॉन्ग पेनल्टी है तो आप उस वक्त नोट देंगे इसको करेक्ट करो, कमेटी नहीं करेक्ट करता है वो ऑडिटर के पास चला जाएगा, ऑडिटर अपने ओ रिपोर्ट में लिख के भेजाएगा, वो जनरल बॉडी के बाद आएगा और जनरल बॉडी फिर बोलेगा नहीं वो नहीं चार्ज करना चाहिए था, उसको करेक्ट करो, और फिर करेक्ट करो। और अगर जनरल बॉडी बोलता है नहीं नहीं चार्ज करना है, वो इरेगुलर हो जाएगा, देन द मेंबर हैज द चॉइस ऑफ आइदर टेकिंग इट टू रजिस्ट्रार और टेकिंग इट टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अभी जब ये ऑडिट का रिपोर्ट आता है और अकाउंट्स आता है, उसके बाद में ऑडिटर की रिपोर्ट में किस तरीके से आता है। ऑडिटर के रिपोर्ट में एक रिपोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हमने देखा, सबको जो दिखाया गया वो देखा, और सोसाइटी से डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि भाई हम इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा इतना ऑब्लिगेशन है, हमारा इतना ऑब्लिगेशन नहीं है। वो एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट हो जाता है। वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट इज एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसके बाद में दो रिपोर्ट और निकलती हैं, एक को बोलते हैं फॉर्म 28 और एक को बोलते हैं फॉर्म 1, और तीसरा रिपोर्ट जो होता है उसको कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। तो मेनी टाइम्स आप देखेंगे कि आपको सिर्फ दो कागज मिलता है,
आपको मिलेगा बैलेंस शीट और आपको मिलेगा इनकम एक्सपेंडिचर, और जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है वही मिलेगा, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, विच इज इरेगुलर, आपको मिलना चाहिए। तो प्लीज आस्क योर कमिटी टू गिव यू द फुल रिपोर्ट। एंड आजकल ऑडिटर्स जो रिपोर्ट भेजते हैं, दे नंबर द पेजेस फ्रॉम 1 टू, अगर 10 पेजेस हैं रिपोर्ट में तो 1 to 10, 2 of 10। तो अगर आपको खाली 3 पेजेस आएगा तो नीचे लिखा होगा 1 of 10, 2 of 10, 3 of 10, तो यू नो दैट 9 पेजेस आर मिसिंग। तो वो ऑडिटर्स ने भी अभी करना शुरू किया है, एंड इट मेक्स इट इजियर फॉर मेंबर्स टू नो कि उनको पूरा रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला। और जो चीजें आती है रिपोर्ट के बाद इन द फॉर्म एंड इन द ऑडिट रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, तो उसको हम वो रिपोर्ट बोलते हैं। अभी हम इसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे ये सब जो हमने आपको कंपोनेंट्स बता दिया, जिसको कैसे साथ में मिलके देखना है। अभी हमको जो ये चीज देखना है वो हमको देखना है जनरल बॉडी में। तो अभी सोसाइटी को जनरल बॉडी का नोटिस इशू करना है। नोटिस के साथ अकाउंट्स जो है वो 15 दिन पहले, बिफोर द मीटिंग डेट, शुड बी ऑन द नोटिस बोर्ड। इट इज मैंडेटरी, अकाउंट्स हैव टू बी ऑन द नोटिस बोर्ड। काफी लोग नहीं लगाते हैं नोटिस बोर्ड पे, और नोटिस बोर्ड पे लगाना जरूरी क्यों है? एक तो कभी कभी आपको कागज मिलता है, फिर आप बोला नहीं मिला, मेरे नौकर ने ले लिया, मेरे भाई ने ले लिया। अगर नोटिस बोर्ड पे है, इट इज डीम्ड टू बी सर्व्ड। वंस द सोसाइटी पुट्स इट ऑन द नोटिस बोर्ड, द अकाउंट्स आर डीम्ड टू बी सर्व्ड। तो फिर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि अरे मैं था नहीं, आपने पोस्ट में नहीं भेजा, आपने ईमेल में नहीं भेजा, मुझे नहीं मिला। नोटिस बोर्ड पे चला गया मतलब डीम टू बी सर्व। उसके बाद कॉपी सबको भेज दिया तो वेरी गुड, उसके बाद ईमेल कर दिया तो मोर वेरी गुड। एंड मेनी सोसाइटीज अभी जाते हैं ईमेल के रूट में, पेपरलेस रूट में। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोसाइटी शुड गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम द मेंबर कि दिस ईमेल आईडी इज माय ईमेल आईडी एंड आई गिव यू द कंसेंट टू सेंड द अकाउंट्स और अदर करस्पॉन्डेंस ऑन दिस ईमेल आईडी। फिर वो डिनाई नहीं कर सकता है कि मुझे नहीं मिला, जंक में चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, मैं देखा नहीं। तो वो कंफर्मेशन सोसाइटी को लेना बहुत जरूरी है, और सबका ईमेल आईडी अपने रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। अभी जब ये ऑडिट का हो गया खत्म और जनरल बॉडी का आ गए हम, तो इन द जनरल बॉडी नोटिस हैज टू बी गिवन, मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड एट एन अपॉइंटेड टाइम। अभी मीटिंग के टाइम में, जब अपॉइंटेड टाइम पे कितने लोग होना चाहिए मीटिंग शुरू करने के लिए, तो उसके लिए कोरम है। तो कोरम है 2/3 और 20% विच एवर इज लेस। तो अगर आपकी सोसाइटी में है 10 मेंबर तो उसके 2/3 होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो 20 होना चाहिए। तो वो करना जरूरी है। अभी समझो नहीं है, वो भी कोरम नहीं है, तो आप उसको 1 घंटा एडजोन करके फिर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है मिनिमम 2, so that is the quorum, and whatever that is decided, resolution passed, is binding on everybody. तो जब ये नोटिस इशू करते हैं उसके नीचे लिखना जरूरी है कि ये टाइम पे मीटिंग होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ऐसा होगा, उसके बाद में जो रेजोल्यूशन पास किया आपके ऊपर बाइंडिंग है। तो सबको मालूम है कि हम नहीं आए हैं, आई हैव बीन अ विलफुल ignorant or willful ignoring the general body, but I have to take the responsibility of following what has been decided. तो वो हो जाता है हमारे जनरल बॉडी में। अभी जनरल बॉडी में नोटिस और एजेंडा इशू करना है। यहाँ बहुत बड़ा चेंज आया है लॉ में, जिसमें वो बताते हैं कि आपका नोटिस कैसा इशू करना है, और नोटिस में क्या लिखना है, और एजेंडा में क्या लिखना है। उसके लिए एक सेक्शन है 75, उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि जनरल बॉडी नोटिस शैल इंक्लूड। तो वो मैंडेटरी आइटम इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ में एक फॉर्म एक्स भी आता है। फॉर्म एक्स में a format of the जनरल बॉडी नोटिस एंड एजेंडा इज गिवन। वो सब आइटम उसमें होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सब लोग लिखते हैं एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर, वो निकाल दिया है। प्लीज रिमेंबर, जो नोटिस होगा वही डिस्कस होगा। एनी अदर मैटर बाय एनी मेंबर, परमिशन ऑफ द चेयर has been removed from 2013, और उसमें लिखा है any other item for which notice has been given।
माना जो कुछ भी आप आइटम लाएंगे उसका नोटिस देना है। ओनली एक्सेप्शन, अभी एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई आइटम एजेंडा में है and items arising or flowing out of the item in the agenda as an addendum to an item already in the agenda, the chairman can say yes, we can continue and take it forward because ये essential item है हमारे agenda के item का, तो वो आप परमिशन के साथ आगे लेके जा सकते हैं। अदर देन दैट आप लिखते हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, परमिशन ऑफ द चेयर लेके रीडेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास कर देते हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। रीडेवलपमेंट इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, तो ऐसी चीजें जो है वो परमिटेड नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि एजेंडा। एंड सेकेंड थिंग इज जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसका नोटिस क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है। जनरल बॉडी मीटिंग हैज टू बी कंडक्टेड एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब जहां वर्ड आता है मतलब रूल्स है। Whenever the word prescribed is used in law, that means there is a prescription which are in the rules. So you have to look for the rules, follow the rules, और GR में prescribe होगा वो देखना पड़ेगा। और अगर आपने जनरल बॉडी मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एज पर प्रिस्क्राइब नहीं किया, so that meeting can be called a general body meeting but not a annual general body meeting as per section 75। कि सेक्शन 75 में एज पर प्रिस्क्राइब है, बाकी जनरल बॉडी मीटिंग में एज पर प्रिस्क्राइब नहीं है। तो अगर हम एनुअल जनरल बॉडी की टाइटल देते हैं तो हमको वो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड कि आपका जनरल बॉडी नहीं हुआ, भले मीटिंग हुआ बट एजीएम एज पर लॉ नहीं हुआ, उसका पेनल्टी अट्रैक्ट होगा। तो वो आप लोग को ध्यान देने का है, जो कमेटी में है या जो जनरल में है या मेंबर्स हैं, टू टेल द कमेटी, जो सुन रहे हैं अपने कमेटी को बताइए, ये बैठिए नहीं कि वो गलती करे फिर उनको पकड़ो। अगर नहीं मालूम है तो उनको बताइए कि ये ऐसा है, ये ऐसा रूल है और ये फॉलो करना है, तो हमको सेक्शन 75 फॉर्म एक्स फॉलो करना है, तो वो हो जाता है हमारे जनरल बॉडी। अभी है कि भाई जनरल बॉडी कंडक्ट कौन करेगा। जनरल बॉडी का मीटिंग जो है वो कंडक्ट करता है चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बायलॉ बोलता है कि जनरल बॉडी शैल बी कंडक्टेड एंड चेयर्ड by the chairman of the society, and if the chairman of the society is absent or refuses to conduct the meeting, then by any other member present in the meeting। तो कोई दूसरा member elect हो जाएगा and he will be elected by the house to be the chairman for the meeting, not for the committee, not for the society। तो फिर वो कंडक्ट करेगा और जब मिनट्स निकलेगा यू विल बी साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जी भाई ये करेक्ट है, और फिर देने का है। अभी ये मैंने इसीलिए एम्फसाइज किया क्योंकि कमिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होता है इलेक्टेड कमिटी, एक होता है कमिटी अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार विद एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर। अभी क्वेश्चन है कि नोटिस कौन इश्यू करेगा। तो हमारे एक्ट में और बायलॉ में बोलता है नोटिस फॉर जनरल बॉडी और एनुअल जनरल बॉडी शैल बी इशूड बाय द सेक्रेटरी। If the secretary fails to issue the notice, then by the chairman, and if the chairman fails to issue, then by the registrar। फिर मेंबर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, कहेंगे साहब हमारे सेक्रेटरी ने इशू नहीं किया है, मैंने नहीं इशू किया है, टाइम हो गया है, आप इशू कर दो। तो रजिस्ट्रार कैन इशू द नोटिस और एजेंडा एज पर फॉर्म एक्स देके वो इशू कर सकता है और वो फॉलो करना है। अभी डिस्टिंक्शन आता है कि अगर आपके पास ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, so authorized officer is a representative of the registrar because he is working under direction and superintendence of the registrar, तो वो नोटिस इशू कर सकता है, पर उसके बाद उसका रोल खत्म हो गया, वो मेंबर नहीं है, he cannot be chairman of the meeting। कि हम देखते हैं काफी मीटिंग्स में ऑथोराइज्ड ऑफिसर चेयरमैन बनता है और मेंबर समझते हैं कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर है तो वो चेयरमैन हो गया। ऑथोराइज्ड ऑफिसर is an authorized officer to carry on the day-to-day affairs of the society, not to be chairman, not to be the boss, not to take policy decisions, not to do things other than what he is authorized। और एक्ट भी यही बोलता है कि authorized officer shall work as a committee with the powers of the committee under superintendence and guidance of the registrar।
दैट मीन्स अगर वो कुछ करता है तो उसको रजिस्ट्रार का रिटन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पर फिर भी वो चेयरमैन नहीं बन सकता है, बिकॉज रजिस्ट्रार कैन नॉट टेल द ऑथराइज्ड ऑफिसर टू ब्रेक द बायलॉ। तो बायलॉ में क्लियरली लिखा है कि मेंबर का मीटिंग है, मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे और मेंबर ही चेयर बनेंगे। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर का रोल होगा ऑब्जर्वर का रोल, वो अपना नोट्स बना सकता है, मिनट्स बना सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द चेयरमैन, और चेयरमैन कैन आस्क दूसरे मेंबर को बोल सकते हैं आप मिनट्स बनाओ, ऑथराइज्ड ऑफिसर को बोलेंगे आप भी बनाओ, और एंड में दोनों का लेके करेक्ट करके और फाइनल मिनट्स बना के रिलीज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल बॉडी का इशू। अभी उसके बाद आता है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा मीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करने का, तो अजोन कर दो। अभी अजोनमेंट के रूल्स हैं, अगर आपका अजोनमेंट है कि कोरम नहीं है तो हमको 1 घंटा अजोन करना है उसी दिन, या अगर कोरम है और मीटिंग स्टार्ट हो गया लेकिन जो आइटम है एजेंडा में वो कंप्लीट नहीं हुआ, देन उसको हम अजोन करते हैं फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 7 days एंड नॉट मोर देन 30 days। तो इनकम्प्लीट आइटम कैन बी अजोन, मिनिमम 7 days के बाद रख सकते हैं डेट, या मैक्सिमम विद इन 30 days। So it should not be before 7 days and should not be after 30 days at a date and time to be decided at that meeting। तो जिस मीटिंग में एजेंडा नहीं हुआ है वहां ही मेंबर्स को डिसाइड करना है। चेयरमैन नहीं अनाउंस करेगा नेक्स्ट मीटिंग ऑन सो एंड सो डेट, मेंबर्स विल से वी वांट अ मीटिंग। नहीं एग्री होता है तो शो ऑफ हैंड्स, वो नहीं एग्री होता है तो बाय पोल, पोल माना पुट अ बैलेट। तो 3 चीज अलाउड है, एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए बाय unanimously और by show of hands और by poll और by ballots। तो वो सब भी ध्यान रखना है और उसके हिसाब से फिर रेजोल्यूशन पास करना है। अभी हर रेजोल्यूशन में आपको एक प्रपोजर और एक सेकेंडर होना बहुत जरूरी है। तो यू कांट से unanimous, passing unanimous, but somebody has to propose and somebody has to second। अगर प्रपोज सेकेंड नहीं हुआ तो यूनानिमस अप्रूवल कहाँ से आएगा? तो एवरी रेजोल्यूशन के लिए एक प्रपोजर होगा, एक सेकंड होगा, और फिर अगर स्प्लिट होता है, सो मेनी वोटेड अगेंस्ट, सो मेनी वोटेड फॉर, सो मेनी एब्सटेन, अगर कोई एब्सटेन करता है तो इतने लोगों ने एब्सटेन किया। एब्सटेन को नहीं गिनेंगे, जिन्होंने फेवर में किया अगर वो ज्यादा है तो पास हो गया, अगर अपोज में ज्यादा है तो फेल हो गया। एब्सटेन विल बी ट्रीटेड एज सिटिंग ऑन द फेंस, दैट्स ऑल। तो वो हो जाता है हमारा इसका प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। दूसरा है कि मीटिंग में अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो अलाउड है, अगर किसी को कॉपीज चाहिए तो रजिस्ट्रार से भी लेटर ले सकते हैं, कानून भी अलाउ करता है। और वो डिजिटल डेटा है तो आपके जो सेक्शन है 154, पहले सेक्शन 32 था, 154B8 में आप डिजिटल डेटा भी मांग सकते हैं, एंड द CD कॉपी कैन बी गिवन टू यू अंडर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो उसमें फिर कोई ऐसा बेसिक रिपोर्ट नहीं आता। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने ओ रिपोर्ट कहा था ऑडिट के टाइम, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट आइटम इन द एजेंडा एज एक्सप्रेस आइटम है, और वो रिपोर्ट के ऊपर लिखा है कि क्या क्या कमेटी ने नहीं किया है, तो उसको डिस्कस करना और रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट हैज टू बी डन आइटम बाय आइटम। अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑडिट रिपोर्ट में जो होना चाहिए आइटम, वो भी सेक्शन 75 में लिखता है ऑडिट रिपोर्ट शैल कंटेन, और वो कंटेन में 4-5 आइटम्स हैं, और वो 4-5 आइटम्स हैं जिसमें लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट शैल contain a report on the working of the managing committee. An auditor has a right to be present at the meeting and to be heard at the meeting. तो ये सब चीजें भी हैं जो कंपलसरी हैं एज पर लॉ, दैट शुड बी टू योर नॉलेज कि ये सब परमिटेड है। और आप सेक्शन 75 पढ़िए, आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डेप्थ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ कंप्लीट ओवरव्यू इन द शॉर्ट टाइम दैट मेरे को दिया गया है 40-35 मिनट, और अभी ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो गया है 30 मिनट, तो 5 मिनट और है। एंड आई विल देन कम टू द फाइनल आइटम कि जब भी ये खत्म हो जाता है जनरल बॉडी मीटिंग, उसके बाद सोसाइटी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है
रजिस्ट्रार के पास, जिसको हम कहते हैं एनुअल रिटर्न्स। वो एनुअल रिटर्न भी प्रिस्क्राइब्ड है और उसका भी एक फॉर्मेट है, फॉर्म वाई। उसी फॉर्म में ही देना है, अपने फॉर्मेट में नहीं देना है। और जो जो आइटम्स फॉर्म वाई में है वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और अगर नहीं किया तो उस पर भी पेनल्टी आता है। So this probably takes care of the A to Z of the accounts part, open to inspection of members, giving it to auditors, auditors auditing it. और एक और चीज उसमें उठता है कि कोई कोई सोसाइटीज में इंटरनल ऑडिटर होता है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर होता है तो उसका रिपोर्ट भी ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है, और वो रिपोर्ट भी ऑडिटर लेता है। एंड देन ऑडिटर हैज टू हैव अ मीटिंग विद द इंटरनल ऑडिटर टू सी द पॉइंट्स ही हैज रेज्ड, और उनका चेक और बैलेंसेस क्या है, किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनाया है, एंड देन गाइड द इंटरनल ऑडिटर कि किस तरीके से आप नेक्स्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और उसमें अगर ऐसी कोई खामियां हैं तो वो भी अपने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में या स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में डाल सकते हैं, टू बी ब्रॉट बैक बिफोर जनरल बॉडी टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो सब प्रॉब्लम जो है वो जनरल बॉडी को ही रिजॉल्व करना है। द सर्कल कम्स राउंड फ्रॉम द मेंबर बैक टू द मेंबर। अभी आप देखेंगे बायलॉ में देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो सेक्शन बायलॉ 173 174 में आता है कि कौन सा कंप्लेन आप कहाँ लेके जाएंगे। तो उसमें ऑडिटर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्लीज नोट दैट। तो आप बाद में ऑडिटर को चिट्ठी लिखेंगे वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पावर्स नहीं है। वो सिर्फ सुन सकता है, बट उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं दे सकता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता है, समन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज एज लिस्टेड इन द बायलॉ 173 174, जो भी नंबर होगा, नंबर्स कीप ऑन चेंजिंग। तो वो ध्यान रखना है कि हमको कैसे इसमें लाना है। अभी शैल वी ओपन इट फॉर एनी क्वेश्चन आया आपको चैट में मैडम? जी सर, क्विकली ले लेते हैं। हनोज गोदरे जी का क्वेश्चन है कि ऑडिटर्स को हम लोग उसको एजीएम में बुला सकते हैं इफ वी वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस? नो, यू कैन कॉल हिम बट नॉट टू आस्क क्वेश्चंस। ऑडिट का रिपोर्ट है, रिपोर्ट पढ़ो। अगर ऑडिटर को कुछ बोलना है वो बोलेगा, और आपको क्वेश्चंस पूछना है तो ऑडिट से पहले रूल 61 में जब आपको अकाउंट्स दिखता है, वो जी सेम सर। अकाउंट जो ऑडिट के पास दिखता है, आप उसमें लिखो, वो कागज जाएगा ऑडिटर के पास, उसके ऊपर वो अपना रिमार्क पहले ही दे देगा। तो कहने का मतलब हम एजीएम में नहीं बुला सकते सर? नहीं, एजीएम में बुलाएंगे, उसको राइट है आने का, वो आएगा। ही हैज अ राइट टू बी हर्ड, नॉट टू बी मेंबर्स बुला सकते क्वेश्चन। हैं क्या सर? उनका क्वेश्चन है क्या मेंबर्स बुला सकते हैं क्या? सोसाइटी बुलाएगा। ही हैज अ राइट टू रिसीव द नोटिस एंड बी प्रेजेंट। तो जैसे मेंबर्स को नोटिस जाता है, मेंबर्स को रिपोर्ट जाता है, वो ऑडिटर को भी जाना चाहिए। एन ऑडिटर कैन कम, उसको इफ ही वांट्स टू कम, जस्ट लाइक इफ अ मेंबर वांट्स टू कम, एंड द जी राइट सर। टू बी हर्ड है वहां पे। सर अगर कुमकुम, मुझे बोलिए बोलिए सर। अगर ऑडिटर को कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो वॉलंटरी देगा मेंबर्स को। एडुकेट करना है मेंबर्स को तो मेंबर्स को देगा। ही इज नॉट कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग कि आपने ये क्यों नहीं देखा। जी So सर। he has a right to be heard, not to be questioned. सर एक क्वेश्चन है कुमकुम जी का, लंबा चौड़ा थोड़ा उन्होंने लिखा है। व्हाट इफ मैनेजिंग कमेटी फॉर्म सोसाइटी रूल बुक एंड पेनल्टी फाइन्स असेस्ड टू ओपन कॉमन एरियाज टू रेस्ट्रिक्टेड एल्स पेनल्टी बी फाइन। उनका कहना है शॉर्ट में ये कि अगर मेंबर्स को कुछ ओपन एरियाज में जाने के लिए एक्सेस अलाउड है, बायलॉज में कुछ भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने मना कर दिया है और फाइन है, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? फाइन या पेनल्टी मतलब अवॉइड करने के लिए क्या? मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर किया है हाँ कि जी सर। पेनल्टी ब्रीच ऑफ बायलॉज, नॉट फॉर ब्रीच ऑफ कमिटीज माइंड एंड विम्स एंड फैंसीज। अगर जनरल बॉडी ने डिसाइड किया है, देन इफ दे वांट टू ब्रिंग इट अंडर पेनल्टी सेक्शन, तो उसका बायलॉ में एक पेनल्टी सेक्शन है जिसमें हेडिंग्स दिया गया है। वो हेडिंग्स फॉलो करना है, उसमें बैठता है, और नहीं बैठता है तो उनको फिर रजिस्ट्रार को लिखना पड़ेगा कि हमको ये बायलॉ में ऐड करना है ये पेनल्टी। बिकॉज वो पेनल्टी सेक्शन बोलता है पेनल्टीज एज अबाउ एंड एज मे बी डिसाइडेड बाय जनरल बॉडी। तो जनरल बॉडी डिसाइड कर सकता है, कमिटी नहीं डिसाइड कर सकता है। तो जी। अगर जनरल बॉडी
डिसाइड किया है तो उस वक्त आप अपना ऑब्जेक्शन रखो, आपको कंप्लेंट है तो करो, रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करो, सब फैसिलिटीज दिया गया है। प्रॉब्लम आता है कि जब मेंबर्स जनरल बॉडी नहीं अटेंड करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन, वो नहीं होगा। कोई भी मेंबर अगर जी जनरल सर। बॉडी में नहीं आता है तो फिर उसको सवाल पूछने का बाद में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि भाई आप जनरल बॉडी में पूछो, वहां आपको फुल राइट है। और एक कहावत है, 364 days committee speaks, 1 day members speak. That 1 day is the general body where members have to speak and committee has not to speak. So 364 days for committee and 1 day is for members. Take advantage. And one more thing I need to tell you. जब हमने बात किया था चेयरमैन का, तो only chairman is chairing the meeting. Committee is not chairing the meeting. तो chairman बैठता है chair पे. It is a members meeting. So all committee members become members on that day. They are not committee members on that day. अगर chairman को कुछ clarification चाहिए, he will then point out to the secretary and say, Mr. Secretary, will you please clarify and elaborate? तो खड़ा होके elaborate करेगा. But a manager cannot sit with the chairman because his job is to take notes. दूसरे office bearers may as a courtesy sit there, but they are sitting there as members. Because ये committee नहीं है, वो सर और committee के क्वेश्चंस लेने हैं हमको, थोड़ा थोड़ा और बोलिए। क्वेश्चंस है। हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि our auditors have not mentioned in the notes of account that FD required for repair and maintenance and sinking fund are not in place for FY19. What action and how to be taken? आपको पहले अकाउंट्स मिलता है ऑडिटर के पास जाने के पहले, उसमें देखो, उसमें नोट लिखो ना। रूल 61 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहां दिखाई देगा। ऑडिटर को क्यों मेंशन करना है? अगर कमिटी ने नहीं दिखाया है तो अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। चेक करो, नहीं दिखता है तो वहीं बोलिए कमिटी को, करेक्ट करो और लेटर दो। और फिर अगर लेटर लिख के जाता है ऑडिटर के पास, वो जरूर लिखेगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शन आता है वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा, बट ही कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्शंस। आपके मन में ऑडिटर को मालूम नहीं है। एक मनी जी का क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं, आर ऑल जीबी मीटिंग्स टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जनरल बॉडी मीटिंग्स, शुड कॉपीज बी गिवन फ्री टू द मेंबर्स? I have already answered that question. There is a digital data, and under section 32 154b8, hard copy and digital data can be asked for and it has to be given. And recording के लिए दो टाइप का recording होता है, एक कमिटी रिकॉर्ड करता है और दूसरा with permission from registrar, member has to record, because all members cannot just get up and start recording. It's a decorum. और जो conductor of the meeting है, he has rights and control over the meeting. Participants don't have control over the meeting. They have to follow the orders of the or directions of the chairman. लेकिन आपको पहले है कि तकलीफ होगा तो आप रजिस्ट्रार से स्पेशल परमिशन लेके आइए और उसके हिसाब से फिर आपको जो परमिशन मिलता है फॉलो करो। एक सीमा जी का क्वेश्चन है, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज इन सोसाइटी रिकॉर्ड्स, देन हाउ कैन वी रेज रेड फ्लैग? उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा रिकॉर्ड पे डिस्क्रिपेंसी है। और अगेन रूल 61 आपको इंस्पेक्शन में दिखता है, आप लिखो, कमिटी को बोलो करेक्ट करे, नहीं करता है, क्योंकि ऑडिटर पहला पहला क्या पूछता है, आई वांट टू सी द कंप्लेंट रजिस्टर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर, जो आपका पॉइंट आया है, ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू विजिट द सोसाइटी टू सी दैट द सोसाइटी एग्जिस्ट्स। खाली पेपर मेरे पास आ गया, मैंने ऑडिट कर दिया, मैं खुद नहीं आया, इज नॉट करेक्ट। दैट मीन्स आई एम ऑडिटिंग अ फिक्टिशियस घोस्ट सोसाइटी। बिल्डिंग ही नहीं है, मेंबर्स ही नहीं है, मेरे को अकाउंट्स पहुंच गया, मैंने अकाउंट्स ऑडिट कर दिया। नो सर, मेरे को एक विजिट मारना पड़ेगा, मेरे को मैनेजिंग कमेटी से मिलना पड़ेगा, और वो फॉर्म 1 में लिखते हैं, वी मेट द मैनेजिंग कमेटी, हमने विजिट किया, उसमें लिखना पड़ता है। तो उसमें यस लिखते हैं या नो लिखते हैं, वो आप देखिए। और ऑडिटर को रिक्वेस्ट है, और सब आप भी रिक्वेस्ट करिए, कमेटी भी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज पे अ विजिट टू द सोसाइटी और रिकॉर्ड योर विजिट इन द गेट कि आई केम ऑन सो एंड सो डेट। सर एक राव सर कुछ पूछना चाहते हैं, राव सर प्लीज। Good evening, Yastani Saab. Thank you very much. Nice program. Sir, अगर special auditor का special audit report होता है, are you supposed to circulate it to all the members or no? Sir, I'm not covering special audit. I'm covering AGM audit, and this one. Special audit एक capture करते हैं आपको, और I will talk to you. My answer is all reports. All reports. अगर आप bylaw पढ़ेंगे, bylaw में लिखा है all letters, all correspondence,
from the registrar has to be put on the notice board. Answer है आपके पास sir. Okay, thank you. Or second thing is, Private, nothing private. Society is delegated. no. Yes, if the auditor has issued a show cause notice, should he not provide me the documents that he's relying on for the show cause notice? Am I supposed to pay for it? Auditor has not issued show cause notice except if it is on an inquiry on under section 83 or 88 or any other section. 81 में नहीं आता है sir. Show cause का सवाल नहीं उठता है. Okay, thanks sir. Thank you very much. Sir, next question, Robert जी से है, can sinking fund be used for structural repairs? The sinking fund अभी 2 साल से open कर दिया है, can be used for repairs. Subject to general body approval. और एक क्वेश्चन है रिजवाना का, does the AGM report have to have the contact details of the auditor? जब भी ऑडिट अपॉइंट होता है तो उसको लेटर जाता है, उसके बाद ऑडिटर अपना कंसेंट देता है, उसके कंसेंट पे उसका नंबर है, उसका पैनल नंबर है, उसका नाम है, उसका सर एक मिनट, ये मीटिंग एंड हो रही है, हम इसको रीलॉग कर देंगे, रीलॉगिंग कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो वापस लोग लिख लेंगे, तो आई एम अनेबल टू कॉपी जिनका क्वेश्चन रह गया, तो मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, आप वापस सेम आईडी से लॉग इन कर दीजिएगा. ओके, आप जब तक कंटिन्यू करिए. जी सर, if the building is demolished under C1 category by MCGM, then personal visit of auditor to society can be exempted. Sir, no, I have to go and see. How will I know it is demolished? जब तक मैं जाऊंगा नहीं देखने के लिए, मैं रिपोर्ट में क्या लिखूंगा कि one thing auditors do